नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में आपकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और आज हम इनसे सीधे सीधे टू द पॉइंट तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और आपको बताएंगे। ज्ञानचंद जी नमस्कार, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे प्रदेश के लोग सबसे जो आज एक अहम सवाल है वो ये जानना चाह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर आखिर असली हक किसका है। देखिए प्रतिमा जी, ये विषय बहुत लंबा है, बहुत पुराना है और चंडीगढ़ के साथ बहुत सारे विषय और जुड़े हुए हैं। केवल एक ये कह देना कि चंडीगढ़ पंजाब का हो या हरियाणा का हो, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश के बारे में जितने फैसले हुए, चाहे वो 105 गांव को लेकर के है, अबोहर फाजिलका को लेकर के है, शाह कमीशन की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ के बारे में कोई निर्णय करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये विषय जो जिस संदर्भ में आपने विषय ये पूछा है, वो संदर्भ है आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया जाना कि चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट है, पंजाब को दिया जाना चाहिए। नई जरकार आई और आते ही एक नया विवाद खड़ा कर दिया। प्रतिमा जी देखिए, एक बार सुनिए प्रतिमा जी कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे पंजाब में, इलेक्शन के समय में कभी भी किसी ने भी एक बार भी चंडीगढ़ के बारे में बात नहीं की और चुनाव ख़त्म होते ही, सरकार बनते ही चंडीगढ़ के बारे में बातचीत करना, मैं ये समझता हूँ कि आपके द्वारा जो पंजाब में उन्होंने वायदे किए थे और कुछ वायदे ऐसे थे जो वो कभी पूरे नहीं कर सकते, उन वायदों से, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के जो विषय जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं ताकि लोग उन चीज़ों को भूल जाएं जो उन्होंने वायदे किए थे और नए मुद्दों के ऊपर वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बट इट वॉज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, उन्होंने बाकायदा पूरा सेशन बुलाया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, फिर आपकी भी अगुवाई में हरियाणा का भी एक सेशन हुआ और सबने उस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। नहीं, मैं कहता हूँ एक प्रस्ताव पास करने से क्या चंडीगढ़ पंजाब को चला जाएगा? अगर हम ऐसे 10 प्रस्ताव हरियाणा पास कर दें तो वो चंडीगढ़ हरियाणा को मिल जाएगा। जो वास्तविकता है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ की समस्या का समाधान टेबल पर के ऊपर बैठ करके सभी विषयों के ऊपर ध्यान रखते हुए चंडीगढ़ का समाधान होना चाहिए। बट आपको लगता है ये होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए? देखिए, चंडीगढ़ का समाधान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सभी पक्षों की बात सुन करके और सभी विषयों के ऊपर एक मुश्त फैसला हो, तभी मैं समझता हूँ कि ये समाधान कोई हो सकता है। तमाम तरीके की बातें हैं, पूरे के पूरे प्रदेशवासी भी इस वक्त परेशान है कि आखिर ये चल क्या रहा है। नई सरकार आई, लोगों को उम्मीदें थी कि पंजाब में सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत है आम आदमी पार्टी के पास, तो कुछ अच्छे काम किए जाएंगे। चंडीगढ़ का विवाद आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने खड़ा किया है? केवल चंडीगढ़ का बयान जो है पंजाब के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। वैसे तो मैं बड़े समझदार हैं केजरीवाल जी, उन्होंने अपने आप को हरियाणा में तो हिट विकेट कर लिया, क्योंकि जब वो चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात करते हैं उन्होंने हरियाणा के लोगों की भावनाओं का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, हरियाणा के हितों की बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। उन्होंने तो एक तरफा बोल दिया कि चंडीगढ़ पंजाब को जाना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आप पार्टी जो है दावे कर रही है कि हम आने वाली सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस विषय को उजागर करते समय शायद उन्होंने हरियाणा के बारे में कभी नहीं सोचा और इसके लिए
जब आगे चुनाव आएंगे जिसकी बात करती है हरियाणा की जनता जो है उनसे तो जवाब आम आदमी पार्टी अब बड़े बड़े सपने हरियाणा में देख रही है, जैसा कि आपने कहा। अरविंद केजरीवाल भी कहा जा रहा है कि रैली भी करने जा रहे हैं बहुत जल्द, एक ग्रैंड शुरुआत करने की वो लोग सोच रहे हैं। तो हरियाणा के लोगों को फिर फेस कैसे करेंगे? हरियाणा के लोगों के मैंने कहा ना कि वो उन्होंने अपने आप को इस मुद्दे के ऊपर चंडीगढ़ पंजाब को जाए, ये मुद्दे के ऊपर ये बयान देकर कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर से आपको अपने आप को वाइप आउट कर दिया। तो इसके बाद हरियाणा के लोगों को कम से कम ये मालूम हो गया है कि आम आदमी पार्टी कम से कम हमारा तो कोई भला नहीं करने वाली। एक बात सब हरियाणा वासियों के समझ में आ गई है कि हरियाणा प्रदेश के हित आप पार्टी के पास सुरक्षित नहीं है, आप पार्टी की सोच हरियाणा के हित में नहीं है। तो इसलिए हरियाणा के लोग जो हैं इस बारे में सभी चीज़ें सोच समझ करके फैसला करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बार बार कहते हैं कि बीजेपी के काफ़ी दिग्गज नेता भी हमारे संपर्क में हैं, वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेता हैं। देखिए प्रतिभा जी, अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं। 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। मेरा ख्याल है 98% स्थानों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। हाँ, ये बात सही है कि आप पंजाब के अंदर सत्ता में आई है, उसके विशेष कारण रहे हैं। पंजाब की जनता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की इनफाइटिंग थी, आपस के अंदर वहाँ ग्रुपिज्म था, आपसी लड़ाई थी। दूसरा, जो श्रोमणी अकाली दल जो सत्ता में रहा ग्रुप है, उससे भी उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से लोग बेहद नाराज थे। उनको कोई अल्टरनेट नज़र आया था, चाहिए था। तो आम आदमी के पार्टी के रूप में, क्योंकि इससे पिछले चुनाव के अंदर भी उनकी अच्छी सीटें आई थी और उससे पहले उनके मेंबर पार्लियामेंट वहाँ से पंजाब से रहे थे, इसलिए लोगों को ये लगा कि शायद आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कोई सुधार कर सकती है। लेकिन पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर निर्णय लिए हैं, तो उससे अभी से 1 महीने के अंदर अंदर ही आम लोगों का, जो पंजाब की जनता है, उनका मोह भंग होने लगा है। तो हरियाणा को कोई इम्पैक्ट किसी भी तरीके का नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल मैं साथ तो लगता कह है रहा हूँ कि पंजाब इससे इनके जो इन्होंने अपने आप को हिट विकेट किया है, तो बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं उन्होंने, नहीं, तो देखिए, घोषणा मैं भी कर समझता दी हूँ कि कि ये जो जुलाई से लागू हो जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, जब अब करने की बात आती है, पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक सभी को बिजली फ्री देंगे, ऐसा नारा उन्होंने दिया था। आज वो तरह तरह की कंडीशन लगा रहे हैं कि 300 यूनिट से 1 यूनिट भी फालतू हो गया तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, या 300 यूनिट से कम जितने लोग होंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। उसके अंदर तो सिर्फ 10% लोग भी नहीं आएंगे, 90% लोग ऐसे हैं जिनका 300 यूनिट से ज़्यादा बिल आता है। तो इसलिए जो उन्होंने बिजली मुफ्त देने का वायदा किया था, आज उस वायदे से वो मुकरते नजर आ तो रहे ये हैं। भी यू टर्न, आपको लग रहा है हर बात में सिर्फ यू टर्न है? हाँ, बिल्कुल। पूर्व विधायकों की पेंशन बंद कर देना, नहीं, क्या आपको लगता है ये सही है, ये होना चाहिए? नहीं, देखिए, विधायकों की पेंशन बंद करने की बजाय उन्होंने कहा कि मल्टी पेंशन जो ले रहे हैं, मल्टी एक पेंशन पेंशन, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। एक पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी पार्टी भी, हम भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, क्या जो है विधायक रहने के पश्चात 1 बार 2 बार 3 बार क्या उसको दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इसके कई इसके अंदर विषय हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार से फीडबैक लेने के पश्चात इसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। बट आपको निजी तौर पे क्या लगता है, ये जो मल्टी पेंशन्स हैं, एक ही जो विधायक है वो जितनी बार विधायक रहा है उसको अलग अलग पेंशन मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से आप अपना इंडेक्स है, जो प्राइस इंडेक्स है, अगर आपकी पेंशन अगर एक बार की 50,000 रुपये है, अगर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता है तो उसके मुताबिक उसकी उतनी ही पेंशन बढ़नी चाहिए, बजाय इसके कि 50,000 एक टर्म की, फिर 50,000 दूसरी टर्म की, 50,000 तीसरी टर्म की। जो अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है उसके मुताबिक उससे ज़्यादा
जो पेंशन है वो नहीं बढ़नी चाहिए। निर्मल सिंह भी आम आदमी पार्टी में हालांकि चले गए, पहले कांग्रेस में थे, फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, हार गए, उन्होंने भी अपनी बाकी पेंशन्स छोड़ दी। अब क्या लगता है और नेता भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उनको आगे आना चाहिए? नहीं, अच्छा है, एक अच्छी एग्जाम्पल अगर सेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि जो अगर कोई गलत चीज़ है वो किसी भी समय उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। अगर मल्टी पर जो पेंशन है, मल्टी पेंशन जो है वो लागू है, उसका बोझ वो सरकारी खजाने के ऊपर ना पड़े, जनता की हार्ड अर्नड जो कमाई जो टैक्सेस के द्वारा सरकार के पास आती है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, इस प्रकार का प्रयास हम सबका रहना चाहिए। अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं आप हरियाणा विधानसभा में, कार्रवाई हम देखते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप हैंडल करते हैं। तमाम नेता हालांकि बोलते हैं विपक्ष के कि हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष साहब, लेकिन आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ के या पीछे जो विधानसभा के अंदर बैठ के बाकी साथियों के साथ लोगों की आवाज़ उठाना या एक अध्यक्ष के पद कुर्सी पे बैठ के काम करना? देखिए, एक विधायक के नाते मेरी अलग जिम्मेवारी है, एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेरी अलग जिम्मेवारी है। एक विधायक के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति अपना फ़र्ज पूरा करूं। मैं जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन करके आया हूं, जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, उसी के कारण मैं स्पीकर बना हूं। अगर आज मैं स्पीकर बनने के पश्चात उनको भूल जाऊं तो मैं समझता हूं ये गलत होगा। सबसे पहली मेरी ड्यूटी जो है, मेरा कर्तव्य है, उस जो मेरे वोटर हैं, जनता है, जो मेरे विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी सेवा करना है। और उसके पश्चात जो मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उस जिम्मेवारी को पूरा करना। और फिर ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी जो ऐसी है उसके अंदर निष्पक्षता बनी रहे, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं प्रयास करता हूँ कि ये निष्पक्षता बनी रहे। कहीं पर भी हमारे जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विरोधी पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, उन लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम विपक्ष में हैं, इस कारण से हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। आपने मेरा 2 साल का कार्यकाल देखा है, समय समय पर मैंने निर्णय लिए हैं, उसके अंदर ये प्रयास किया है कि जितना समय सत्ता पक्ष को मिले उतना ही उसके अनुसार, उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार उनको भी उतना ही समय मिले। और कई बार तो मेरे जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष बनने के पश्चात पार्टी तो विचारधारा तो उसके साथ तो जुड़ा हुआ रहना पड़ता है, लेकिन वो कई बार महसूस करते हैं कि आप विपक्ष के लोगों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं बजाय सत्ता पक्ष के। लेकिन मेरा ये फर्ज है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं, और उनकी नियमों के अनुसार और उनकी जो कार्यवाही है उनको मैं निष्पक्ष रखूं। तो ये मेरा प्रयास भी रहा है। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि आप विपक्ष का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि नहीं आप तो सत्ता पक्ष का ध्यान रखते हैं, तो मतलब परेशानी नहीं होती कि भाई मैं तो पूरा जस्टिस से काम कर रहा हूँ, और अपने कह रहे हैं कि नहीं आप उनका ध्यान रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप उन्हीं का ध्यान रख रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन मेरी जो मैंने 3 या 4 निर्णय मैंने विधानसभा अध्यक्ष के बनने के पश्चात लिए, तो आप उससे खुद संतुष्ट होंगे कि मैंने जो निर्णय लिए हैं कि विपक्ष के लोगों का अक्सर ये आरोप रहता था कि जो प्रश्न लगते हैं विधानसभा के अंदर, उसमें सत्ता पक्ष के लोगों के ज़्यादा प्रश्न लगते हैं, विपक्ष के लोगों के कम प्रश्न लगते हैं। तो जो ही मैंने कार्यभार संभाला, मैंने एक प्रणाली विकसित की जिसके अंदर हम जो प्रश्न हैं वो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकालते हैं, और उसके अंदर एक ये भी हमने व्यवस्था की है कि हर विधायक का एक क्वेश्चन जरूर लगे। हम मेरिट भी जो है वो उनसे लेते हैं कि जिस मेरिट के ऊपर आप अपना क्वेश्चन देना चाहते हैं उसी के अनुसार उनका क्वेश्चन लगाते हैं। तो उसमें वो जो एक आपने कहा ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का आरोप, उस जब से हमने वो व्यवस्था शुरू की है तो उसके बाद ये इसके अंदर लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा हमने और बहुत सारे निर्णय लिए
जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, चाहे अभी आपने देखा होगा कि बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड शुरू किया। बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड के अंदर भी क्योंकि उसके अंदर तो एक कमेटी का गठन किया गया ताकि जो सदन के अंदर या सदन के बाहर सदन की मर्यादा बनाकर रखते हुए जो हमारे विधायक कार्य करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। उसके लिए हमने इसमें भी बैलेंस बना करके 2 बार हमने बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया है, एक सत्ता पक्ष को और एक विपक्ष को। तो उस दृष्टि से मेरा ये प्रयास रहता है कि विपक्ष के लोगों को, और बाकी तो बात छोड़िए, अभी मैं समझता हूँ कि अभी कल ही परसों मैंने एक डिसीजन लिया कि आज तक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हरियाणा में थी, सवाल पे मैं आने ही वाली थी इसके तो बाद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर विपक्ष का चेयरमैन होगा, विपक्ष से चेयरमैन होगा, एक बहुत बड़ा निर्णय है। और मैं समझता हूँ कि मेरे मन में ये अगर होता कि सत्ता पक्ष के पास रहना चाहिए ये पद, तो मैं क्यों करता। नहीं तो ये निर्णय लेना क्या आसान था, क्योंकि पावर तो जो सत्ताधारी दल है वो तो समझता है कि हमारे पास ही रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप भी एंजॉय कीजिए। नहीं, मैंने जैसा आपसे कहा कि मेरा अपनी सोच है कि मैं निष्पक्षता से काम करूं, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि निष्पक्षता से विधानसभा के अंदर सभी जो हमारे सदस्य हैं उनका सम्मान हो, मान मर्यादा उनकी बनी रहे। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा इस फैसले से आपको लगता है कि और स्ट्रेंथन होंगे काम, और क्योंकि विपक्ष है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा कमियां भी निकालेंगे, ज्यादा बार आपको बताएंगे भी कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। देखिए किसको फायदा होगा किसको नुकसान, इससे नहीं। मेरा ये मानना है इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था की गई है, जब लोकसभा के अंदर हमारे पीएससी के चेयरमैन विपक्ष के हैं, तो यहाँ विधानसभा के अंदर भी होने चाहिए। और मैंने बाकी की विधानसभाओं के अंदर भी पता किया है, और वहाँ ज़्यादातर विधानसभाओं के अंदर विपक्ष के सदस्य ही जो उसके चेयरमैन हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन किया है कि लोकतंत्र मजबूत हो, उसके लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे और कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो आप सेट करना चाहते हैं, जो आपकी लिस्ट में हैं और बहुत जल्दी वो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? देखिए ये एक प्रक्रिया है। अभी जैसे हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज़ हमने जो भी 2 दिन पहले कमेटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव, जैसे हमने कहा पीएससी के अंदर हमने किया। इसी प्रकार से संख्या के आधार पर जो विपक्ष की स्ट्रेंथ है, इंडिपेंडेंट्स हैं, हमारी सहायक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, सभी सदस्यों को उनकी संख्या बल के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया। और इसके अलावा अभी विधानसभा के अंदर भी बहुत सारी हमने निर्णय लिए जो मैं समझता हूँ कि अच्छी व्यवस्था के लिए, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के हमने शुरुआत की। वहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह काम करें। अधिकारियों का आपने जिक्र किया, और अक्सर यही कहा जाता है कि अधिकारी तो बात सुनते नहीं हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं, अधिकारियों को जो कहो घुमा देते हैं नेताओं को। ये बात आपकी सही है कि अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, अभी भी मिलती हैं। पहले तो अफसरशाही पहले तो बहुत ही ज़्यादा हावी थी, ज़्यादा थी, लेकिन जब से ये विषय लगभग 1 वर्ष पहले मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सन्मुख रखा था, और उन्होंने बड़ी जल्दी से उस विषय को समझकर उसके ऊपर कार्रवाई की। सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए, सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और एसपीज़ को पत्र लिख करके ये आगाह किया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका टेलीफोन वो अटेंड करें। अगर बाई चांस किसी मीटिंग के अंदर हैं, मीटिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद आप उनको कॉल बैक करें, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और हमने 3 या 4 विषयों मुद्दों के अंदर हमने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है। और क्योंकि जो मैंने कहा कि संवैधानिक
जो इनको परंपराओं को मजबूत करने के लिए, और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो अधिकारी हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। एक पब्लिक की आवाज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्वेंट के पास पहुंचाना चाहता है, अगर उसके बीच में कहीं पर भी कोताही होती है तो वो मैं समझता हूं कि जनता का अपमान है। जनता के जो, क्योंकि हमें चुन करके भेजा जनता ने। आखिरकार लोकतंत्र जनता तो मीन्स, आपसे जवाब मांगेगी। हाँ, लोकतंत्र मीन्स लोगों का तंत्र। लोगों की आवाज़ यदि हम उन अधिकारियों तक जो लोगों के सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक के नौकर, हम पब्लिक के सेवक हैं। पब्लिक हमारी मालिक है, जनता मालिक है। अगर पब्लिक कोई काम कहती है हमें, हम उनके बीच में कड़ी हैं। अगर हम वो हमारी बात को दूसरे अधिकारी नहीं सुनते तो इसका मतलब वो जनता की आवाज़ को नहीं सुनते, जनता का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े आदेश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन वो अटेंड करें। अगर नहीं करें तो उसके लिए हमारे पास प्रावधान है, हमारी विधानसभा के अंदर प्रावधान है। उसके लिए हमारे पास ऐसी प्रिविलेज कमेटी है जिसके अंदर इस प्रकार से इन अधिकारियों का संज्ञान लिया जा सकता है। तो उसके बाद से थोड़ा सा डर है। पैरेलली ड्यूटी तो सबकी काम करने की ही है ना। हाँ। तो बट अल्टीमेटली करते क्यों नहीं? नहीं, कई बार देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। ये भी नहीं हम कहते कि टेलीफोन हमने किया कि वो हमारी टेलीफोन सुनने के लिए बिल्कुल ही तैयार। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि भी वो टेलीफोन सुनने के उस समय स्थिति में नहीं है। लेकिन जो बात की कही कि आप उस समय स्थिति में नहीं हो, कम से बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप टेलीफोन करके पूछिए कि आपका फ़ोन आया था, आपको कोई दुख तकलीफ़ या क्या, किस विषय में आपने फ़ोन किया था। लेकिन जब अधिकारी अपने आप को एक यूँ कह लीजिए कि राजा समझने लगता है कि भी मेरे से बख्श सब नीचे हैं, तो फिर मुश्किल आती है। जनता के अंदर, जो इस लोकतंत्र के अंदर तो जनता ही सुप्रीम है, ना कोई मैं सुप्रीम हूँ ना कोई अधिकारी सुप्रीम है। इसलिए जनता की आवाज़ लोगों के पास, उन अधिकारियों के पास पहुँचे जो जिन अधिकारियों ने काम करने हैं। लोकतंत्र में 3 हमारे जो स्तंभ हैं, जुडिशरी है, हमारी विधायिका है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों का आपस के अंदर तालमेल जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि हरियाणा के लोगों को SYL का पानी मिले। SYL का तो मसला ना जाने कब हल होगा, ये चंडीगढ़ का मसला और यहाँ पे खड़ा हो गया। आपको लगता है भी SYL के मसले को भी अब आपको इनिशिएटिव लेके कुछ करना चाहिए, सॉल्यूशन के पास पहुँचना चाहिए, पानी तो मिले हरियाणा को? नहीं, देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से SYL के पानी को लेकर के गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छे ढंग से केस रखा, प्रस्तुत किया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। अब SYL कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारी लाइफलाइन है, ये हमारी लाइफलाइन है। उस लाइफलाइन को जिंदा करने के लिए पानी जो है वो पंजाब से आना अति आवश्यक है। मैं तो जब भी आप पार्टी की बात कर रहे थे, आज हरियाणा में वो कई तरह की बातें करती हैं। उन हरियाणा के जो आपके भाई हैं, उनको पंजाब के भाइयों से ये कहना चाहिए कि छोटा भाई जो है वो पानी की प्यास से त्रस्त है। आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ज़्यादा है, इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। वो पानी जल्दी से जल्दी जो है वो हरियाणा को मिले, इस प्रकार का प्रयास जो है ये उनको भी करना चाहिए, और हम भी उसके लिए जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। और SYL का पानी निश्चित तौर पर हरियाणा को मिलेगा। ये दावे तो हर बार होते हैं, बजट में भी हर बार फंड एलोकेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें सिर्फ बयान देने से, स्टेटमेंट देने से
सुलझ नहीं सकती। ये तो जब तक टेबल के ऊपर बैठ करके चर्चा नहीं होती, सभी पक्षों को साथ लेकर के चर्चा नहीं होती, इन चीज़ों का समाधान होना अति आवश्यक। तो ऐसा कोई प्लान है कि मुझे लगता है कि इस प्रकार से हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आजकल वो तो उनको चाणक्य की भूमिका दी गई है और वो ऐसे मामलों को सॉल्व करने के अंदर बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर भी ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का है, चाहे वो SYL का है या और अन्य तो हरियाणा में अगले चुनाव से पहले इस पे कोई एक्शन करेंगे? नहीं, हमारा प्रयास है कि उससे पहले पहले कोई ना कोई निर्णय हो, क्योंकि ये मामले जो हैं लगभग 50 साल से हो गए। 55 साल हो गए 1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा बना था, राजीव लोंगोवाल कार्ड हुआ था। तो 55 साल से ये उलझा हुआ मुद्दा, हम ये सोचें कि 2 दिन में 4 दिन में सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसी संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है। कोविड के मामलों के चलते पिछले लंबे समय से ग्राउंड पे जा नहीं पाए बीजेपी के तमाम नेता, फिर किसान आंदोलन हो गया, बहुत तरह की परेशानियां, लेकिन अब ग्राउंड में पूरे फुल एक्टिव हैं, लगातार रैली हो रही है। आपने भी बीते दिनों रैली की, CM साहब भी वहाँ पहुँचे, तो वापस ग्राउंड में जाकर कैसा लग रहा है लोगों के बीच में? नहीं, देखिए, ये जो 2 साल का कोविड काल रहा, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरी ज़िंदगी के अंदर एक काला अध्याय हम इसको मान करके चलें। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास, अथक मेहनत और उनकी दूरदर्शी सोच ने हम 2 साल के अंदर इस कोविड काल के ऊपर नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और उसके लिए मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपने साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, जिस प्रकार से उनका उत्साहवर्धन किया, जिस प्रकार से जो दवाइयाँ या इंजेक्शन जब हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो हमारे देश के अंदर तैयार हुई, निर्मित हुई और वो हमारे देश के अंदर लगी। और ऐसे भी लोग थे, जब वो दवाइयाँ या इंजेक्शन आए थे तो कुछ लोग कहते थे ये तो बीजेपी का टीका है और हम इसको नहीं लगवाएंगे, लेकिन फिर उसके कुछ देर के बाद उन्होंने उन्हीं को एक्सेप्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस कोविड काल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका जैसे बड़े देश पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। अमेरिका की आबादी हमारे से 5वां हिस्सा है और हमारे से वैसे तो डेथ कोई एक भी हो जाए तो दुखदाई है, लेकिन हमारे यहाँ से वहाँ 5 गुना ज़्यादा डेथ्स हुई है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और सभी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने किस तरीके से प्रयास करके इस कोरोना के कोविड के ऊपर नियंत्रण पाया। उनके प्रयासों को तो सलाम है ही, लेकिन ग्राउंड में जब अब लोगों के बीच में जाते हैं, देखिए, जब तो मैं वो जो आपने क्वेश्चन हाँ। किया, मैं बताता हूँ कि हमें, क्योंकि 2 साल के ये कार्य खत्म होने के बाद लगभग 2 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं अपनी विधानसभा के हर गांव के अंदर, हर लेबर कॉलोनी के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर वार्ड के अंदर गया। लोगों को जैसे बड़ा एक मतलब इच्छा थी मिलने की, प्रत्यक्ष रूप से मिलने की इच्छा। पहले क्या होता था, टेलीफोन पर काम कर दिया या टेलीफोन आया तो टेलीफोन से कर दिया, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं था और उसी का परिणाम था, मैं समझता हूँ, जो हमारी रैली हुई है, एक ऐतिहासिक रैली हुई है। आज तक की पंचकुला जिला की सबसे बड़ी रैली हुई है। तो उस दृष्टि से जो लोगों के मन के अंदर उत्साह था वो वहाँ पर प्रकट हुआ है और लोग जो है अब खुल करके, आज चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम है या रैली है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी तो लोगों के बीच में जा नहीं सकते। उन्होंने ऐसे घोटाले पे घोटाले किए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जी आपने देखा कि ये जो पंचकूला में रैली हुई, कितना उत्साह था लोगों के। आपके वहाँ पर जो कैमरा वाले लोग थे वहाँ पर थे, उन्होंने देखा कि जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे 2 गुना लोग वहाँ पर आए थे। तो ये कहना कि बीजेपी वाले लोगों के बीच में नहीं जा सकते, ये जो उनकी मैं तो समझता हूँ कि सोच है, या वो भी कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी।
उनकी सोच गलत फहमी कहेंगे। हाँ, ये गलतफहमी कहूँ, गलतफहमी है। तो वो सपने हैं उनको, वो तो कह रहे हैं कि अब आप लोग अगली सरकार में आने नहीं वाले हैं, अब कांग्रेस की सरकार ही आने वाली है प्रदेश में। देखिए, कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? हम्म, हुड्डा कांग्रेस की बात करते हो या अपने? कितनी कांग्रेस है आपको लगता है? भाई, गिनी नहीं जा सकती, इतनी कांग्रेस है। अच्छा। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में एक पार्टी है। अलग अलग ग्रुप हैं जो आपको नजर आते हैं। एक बैठक होती है, एक दिल्ली में होती है, उसी समय में चंडीगढ़ में होती है। 8-10 MLA एक जगह होते हैं, 8-10 MLA एक जगह होते हैं। यहाँ पर भी जिस प्रकार से पंजाब के अंदर कांग्रेस का जो हाल हुआ था, यहाँ पर भी वही हाल होने वाला है। सबको लगता है यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हाल हो जाएगा पंजाब जैसा कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है सामने। बट कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई अब हम तो सख्ती करने वाले हैं, अब सारी कांग्रेस आपको एकजुट दिखेगी। हमने कहा बहुत समय हो गया, हम भी कह रहे हैं कांग्रेस तो एक दिखनी चाहिए, पर दिखती तो नहीं है। नहीं, देखिए, अभी एक कांग्रेस तो चली गई जो तंवर साहब की कांग्रेस थी। अभी शैलजा जी की कांग्रेस है, किरण चौधरी जी की कांग्रेस है, अभी अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस है। अलग अलग खेमे हैं, खेमों में बटे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, तो इनसे कोई खतरा नहीं है आपको? नहीं, कांग्रेस से कोई खतरा नहीं। कांग्रेस से नहीं है? ना। आगे आने वाले चुनाव क्या जेजेपी के साथ ही मिलकर लड़ने का प्लान है? ये तो पार्टी का लीडरशिप तय करेगी, पार्टी का उच्च जो हमारा हाईकमान है वो तय करेगा। बाकी गठबंधन से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल बढ़िया, एकदम चल रहा है। बिल्कुल अच्छा, ठीक गठबंधन चल रहा है। सब काम अच्छे हो रहे हैं? नहीं, सब अच्छे हो रहे हैं। कहीं आपको गलत नजर आता कोई? नहीं, जो आता है हम वक्त वक्त पे बताते भी हैं, और जहाँ पे भी सुधार की जरूरत होती है हमेशा सरकार को उस सुधार बात की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। कहीं भी किसी भी काम में अब काम करते हैं, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रही है। और हमें अपने आप की मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम कहीं गलती लगता है कि हम गलत हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और हमें जरूर सुधार करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी केंद्र स्तर पर अब बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रशांत किशोर को भी पार्टी में अब एंट्री मिलने जा रही है और कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ तो कांग्रेस पार्टी उठेगी? देखिए, अब प्रशांत जी कितनी पार्टियों से होकर के कहाँ से होकर के आ गए। पिछली बार भी प्रशांत जी यहीं थे। प्रशांत जी को फिर इनके साथ जाने की जरूरत क्या है? फिर तो अपनी पार्टी खड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही अगर ये सोचते हैं कि मेरे जाने से मैं पार्टी को संजीवनी दे दूंगा, तो अपनी पार्टी खड़ी करके उनको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ, हमारे वेल विशर जो बैठे हैं ऊपर कांग्रेस के अंदर, सबसे बड़े हमारे राहुल बाबा, तो जब तक वो है हमें कोई चिंता नहीं है। तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक भी मुझे लगता है कोई टेंशन की वो तो है ही है। वो तो देश के लिए, मतलब कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूँ, वहाँ हमारे वेल विशर बैठे हैं ना। मतलब वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं काम कर रहा है। तो आगे पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उस सब के लिए पार्टी तैयार है? हाँ, नहीं, बिल्कुल तैयार है। लगातार मीटिंग्स हो रही है, हम देख रहे हैं। हाँ, देखिए, संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है और उसके लिए पूरी तैयारी, चाहे वो संगठन के स्तर पर है। प्रत्येक कार्यकर्ता की संगठन ने ड्यूटीज लगाई हैं। मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे होंगे। तो आप जेजेपी के साथ ही लड़ेंगे? ये अभी तय होना बाकी है। तय होना बाकी। ये तो जो पार्टी की जो कमेटी है वो तय करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब टू द पॉइंट देने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को सुना, तमाम सवालों के जवाब एकदम टू द पॉइंट दे दिए इन्होंने, और बता दिया कि जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हैं तब तक बीजेपी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके वेलविशर वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ बैठे बैठे बस इनके लिए ही काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा और भाजपा को आप कितना समर्थन देंगे, और लगातार जो विवाद चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ के मुद्दे को लेके, उसका हल कब तक होगा, कैसे होगा? ज्ञानचंद जी ने कहा ये प्रयासरत हैं, लगातार लंबी मीटिंग्स चलेंगी और अब समय लगेगा, लेकिन इसका हल निकालने की पूरी कोशिश ज़रूर होगी और जल्द होगी। फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।